अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर ही बात है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी, मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें पीडीएफ्स भी शेयर किए, साथ में मैंने कुछ वीडियोस लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये पीडीएफ क्यों भेजे हैं, और पीडीएफ ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन लोगों को, इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ एक नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू वेल लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। यूनिट 2 का कांग्रेस मिनिस्टर्स डार्क पीरियड ऑफ मुस्लिम्स, आज ये जानेंगे हम। ये है क्या, थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्टोरी जान लेते हैं ताकि आपको टॉपिक समझने में आसानी हो। देखें, पिछली वीडियो अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की नहीं देखी, लाजमी देख लें। मैं उस वीडियो को यहाँ टॉप पे लिंक लगा देती हूँ। हुआ क्या था उस पिछली वीडियो में कि इंडिया के लिए ना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। अब अगर इस वीडियो को पहली दफ़ा कोई स्टूडेंट देख रहा है तो फिर उसको मुश्किल आएगी, तो मैं उस स्टूडेंट के आसानी के लिए बता देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ की किताब होती है जो एक मुल्क को चलाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऐसी किताब जो एक मुल्क को चलाती है। हर मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन है। चाइना का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी किताब में ये लिखा होता है कि चाइनीज़ लोग कैसे बिहेव करेंगे, वोटिंग सिस्टम उनका कैसा है, गवर्नमेंट का अदारा कैसे काम करेगा। तो सेम चीज़ सारे मुल्कों के लिए होती है। वैसे ही इंडिया के लिए भी एक बनने जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका नाम रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हुआ क्या कि उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर बाकायदा एक इलेक्शन प्रोसीजर रखा गया कि इलेक्शंस किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे, यानी कि कैसे होंगे। अब हुआ पता है क्या, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तो बना नहीं था और हिंदूज़ और मुसलमान साथ ही रहते थे इंडिया में। अब पता क्या किया कि जितने हिंदूज़ थे ना, तादाद में क्वांटिटी में ज़्यादा थे इंडिया में। ज़ाहिर बात है तादाद में ज़्यादा थे, तो इनकी जो पार्टी थी कांग्रेस और दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग, जो मुसलमानों की पार्टी है। ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग ने भी ट्राई करा कि उनके लीडर्स भी किसी अदारे में बैठे, बट अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस की पार्टी जीत गई। वो वैसे भी जीतनी थी क्योंकि इसके हिंदू तादाद में ज़्यादा थे, तो इनको वोट वैसे भी ज़्यादा मिलने थे कि वो गवर्नमेंट की सीटों पे बैठ जाएं। अब हुआ पता है क्या कि कांग्रेस की पार्टी जीती, तो इसके अंदर जितने भी मिनिस्टर्स थे ना, जिनको वोट ज़्यादा मिल गए, तो मुस्लिम लीग के मिनिस्टर्स को नहीं मिल सके इतने वोट कि वो गवर्नमेंट के इदारों में बैठ सकें। तो इन हिंदूज़ ने ये हरकत करी कि जब इनके मिनिस्टर्स को वोट्स मिल गए तो ये गवर्नमेंट के इदारों में बैठ गए। अब उन जगहों पे जहाँ पे ये गवर्नमेंट के इदारों में बैठ के काम कर रहे थे ये मिनिस्टर्स, हिंदू मिनिस्टर्स, मैं इनको हिंदू मिनिस्टर्स कहूँगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो ये जो हिंदू मिनिस्टर्स है ना, ये जब गवर्नमेंट के इदारों में बैठ गए इंडिया के इलाकों में, तो जिस इलाके में ये लोग काम कर रहे थे, मतलब जितने भी ये मिनिस्टर्स जिन इलाकों में गवर्नमेंट में बैठे थे, वो इलाके ऐसे थे कि उनमें मुसलमान भी रहते थे। इन हिंदू मिनिस्टर्स ने क्या किया, मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुंचाना शुरू कर दी, उनके साथ जुल्म करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हरकत थी इन मिनिस्टरों की। ठीक है, इसीलिए इस वक्त को कहा गया कि ये मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा डार्क पीरियड था। डार्क हम यूज़ करते हैं अफसोसनाक और बहुत ज़्यादा दुख देने वाले हालात के लिए। ठीक है, तो डार्क पीरियड ऐसी सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको कहानी बता दी, यही चीज़ होने वाली आगे भी। तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि ये मिनिस्टर्स हैं और ये तकलीफ दे रहे हैं मुसलमानों को।
ठीक है, किसी ना किसी सिचुएशन में उनको मार पीट रहे हैं मुसलमानों को, मुसलमान रोज़े रखते हैं तो उनकी ज़बरदस्ती मुंह में खाना डाल रहे हैं। वैसे ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, क्या पता कुछ और किया हो, बट मैंने एग्जांपल देके बताया कि ऐसे तकलीफ दे रहे हैं मुसलमानों को। ठीक है, इंट्रोडक्शन से आपने स्टार्ट लेना, आपने कहना है आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब बना लिया गया, यानी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया, इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये बताया गया कि इलेक्शन का प्रोसीजर कैसे किया जाएगा। तो 1935 में जब इलेक्शंस किए गए ब्रिटिश इंडिया में, उस वक्त इंडिया को ब्रिटिश इंडिया इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का कब्जा था इंडिया पे, इसलिए उस इंडिया को हम ब्रिटिश इंडिया कहते थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस की पार्टी जो जिसमें सारे हिंदूज थे, इस कांग्रेस का पूरा नेम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप इसको बेशक कांग्रेस भी लिख सकते हैं। तो जो कांग्रेस की पार्टी थी उसने प्रोविंस के इलाकों में ज़्यादा सीटें जीत ली, यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी प्रोविंस की लोकेशंस थी उन सब में ज़्यादा सीटें जो है इन हिंदू मिनिस्टर्स को मिल गई, क्योंकि ऑफ कोर्स हिंदू तादाद में ज़्यादा थे तो इनको सीट्स ऑब्वियसली मिलनी ही थी, वोट्स ऑफ कोर्स मिलने थे ना ज़्यादा, तभी उन वोटिंग्स की मदद से इन मिनिस्टर्स को प्रोविंस में गवर्नमेंट की सीट्स मिल गई। अब हुआ क्या कि उन उन प्रोविंसेस की जो लोकेशंस हैं वहाँ पे मुसलमान भी ठीक ठाक तादाद में रहते थे हिंदूज़ के साथ, नॉर्मल जो मुसलमान सिटीजन्स थे वो भी रहते थे वहाँ पे। तो गवर्नमेंट के इदारा, यानी कि उस प्रोविंस में जो गवर्नमेंट का इदारा था उसमें अब आगे एक मिनिस्टर बैठ गया जो कि हिंदू था और उस इलाके में मुसलमान भी रहते थे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि डार्क पीरियड मुसलमानों का स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने मुसलमानों के पॉलिटिक्स में राइट्स बहुत ज़्यादा इग्नोर करना शुरू कर दिए इन मिनिस्टर्स ने, जो कि कांग्रेस से आए थे वोट लेके। ऊपर से इन्होंने मुसलमानों को मज़ीद मिसट्रीट करना शुरू कर दिया, बहुत गलत ट्रीट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों को इस चीज़ का डर आ गया, फियर हो गया कि पॉलिटिकल टेंशन, मतलब डर आ गया इन मुसलमानों को। ऊपर से पॉलिटिक्स में भी एक अजीब सी टेंशन फैल गई, जिसमें मुसलमानों को इस चीज़ का डर लगने लग गया कि हिंदूज़ ने वोट लेके अचानक से अपने आप को गवर्नमेंट के इदारों में बिठा के अपना गलत रवैया हमें दिखा दिया, जिसके वजह से मुसलमानों को दिख गया कि ये हिंदूज़ किसी भी हाल में हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करने वाले। तो ये एक हरकत थी जिसने मुसलमानों को एहसास दिला दिया कि वो हिंदूज़ के साथ नहीं चल सकते। अगर ये कांग्रेस के मिनिस्टर्स हिंदूज़ का ख्याल रख लेते, मुसलमानों का ख्याल रख लेते, तो क्या पता ये बात ना फैलती। तो यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर कांग्रेस के मिनिस्टर्स प्रोविंस में जब आते गवर्नमेंट के इदारों में बैठते, तो अगर वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करते तो मुसलमानों ने हरगिज़ पाकिस्तान को बनाना नहीं था, ना ही मुसलमानों ने सोचना था कि पाकिस्तान को बनना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन कांग्रेस के मिनिस्टरों ने जब इनको वोट्स मिले और जब गवर्नमेंट के इदारों में बैठ गए उन प्रोविंसेस के इलाकों में जहाँ मुसलमान भी रहते थे, इन्होंने बेतहाशा जुल्म इन पर करा। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है मीनिंग एंड डेफिनेशन की। तो मीनिंग आपने देना है डार्क पीरियड का। तो डार्क पीरियड कब बताना है कि वो टाइम था जिस वक्त मुसलमानों को पॉलिटिक्स में और सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हुई। इनसिक्योरिटी या इनसिक्योर का मतलब होता है डर लगना शुरू हो गया, कि ऐसा लगना लग गया इनको कि अब ये सेफ़ नहीं है। मतलब ये ऐसा वक्त था जो मुसलमानों को फील हो गया कि अब ये सेफ़ नहीं रहेंगे। ठीक है, पहले तो ये होता था ना कि अंग्रेज़ कंट्रोल में थे तो मुसलमानों को लगता था कि चलो अंग्रेज़ इनको राइट्स दे देंगे, इनको तकलीफ़ नहीं देंगे। लेकिन अब क्या होगा कि हेड्स कौन बन गए? हिंदूज़ बन गए। यानी कि जिन गवर्नमेंट के इदारों में पहले अंग्रेज़ होते थे और मुसलमान भी पार्टिसिपेशन दे सकते थे, अब उन्हीं गवर्नमेंट के इदारों पे सिर्फ और सिर्फ हिंदूज़ लोग एज अ मिनिस्टर्स आ गए। तो अब सोचो कि हिंदूज़ कैसे फिर मुसलमानों को सपोर्ट देंगे। तो इसी वजह से मुसलमान बहुत डर गए और उनको बहुत इनसिक्योर फील हुआ कि हम लोग कहाँ फंस गए हैं। डार्क पीरियड ऑफ 1937 टू 1939 ये वो साल थे जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों को इन मिनिस्टर्स की तकलीफ झेलनी पड़ी। The years when Congress ministers were in power and the Muslims lost influence and felt unsafe in politics। आपने बताना कि ये वो साल था जिस वक्त कांग्रेस ने, ऑब्वियसली कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे वो पावर्स में आ गए, यानी कि गवर्नमेंट के इदारों में आ गए, जिसकी वजह से इन मिनिस्टरों ने क्या करा, मुसलमानों पे अपनी ताकत दिखाई और मुसलमानों को ऐसा फील कराया कि वो पॉलिटिक्स में भी और आम जिंदगी में भी सेफ नहीं रहे। डेफिनेशन हमने देनी है, द डार्क पीरियड ऑफ मुस्लिम्स रेफर्स टू द टाइम बिटवीन 1937 टू 1939। आपने बताना है कि जो डार्क पीरियड है ये उस टाइम का वक्त है जब 1937 का साल चल रहा था और 1939 तक, यानी कि 1937 टू 1939। तो
ये जो साल हैं इन सालों को ही सिर्फ हम डार्क पीरियड कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन सालों के अंदर मिनिस्टर्स जो हैं वोट लेके गवर्नमेंट के इदारों में बैठ गए, यानी कि प्रोविंसेस की गवर्नमेंट के इदारों में बैठ गए जहाँ पे मुसलमान भी रहते थे। तो इन्हीं सालों के अंदर सबसे ज़्यादा इन मिनिस्टरों ने मुसलमानों को तकलीफ से गुजारा, जिस वजह से मुसलमानों को फील हो गया कि हिंदू ताकत में आने के बाद दोबारा हमसे हमारे साथ क्या करते हैं, जिस वजह से मुसलमानों को फील हो गया कि अभी इनको एक अलग मुल्क की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है पाकिस्तान। ये फीलिंग कैसे ईजाद हुई? मिनिस्टरों की हरकतों की वजह से। अगर ये मिनिस्टर्स ऐसा जुल्म ना करते तो पाकिस्तान बनने की जो ख्वाहिश है वो ना दोबारा इन सब में आती। इसमें यही बात देखिए कि जो कांग्रेस है उन्होंने कंट्रोल कर लिया इन प्रोविंसेस की गवर्नमेंट में, क्योंकि उन्होंने सीटें जीत ली थी इनको इन जगहों पे, इन प्रोविंसेस में, जिसकी वजह से उन्होंने मुसलमानों को बेतहाशा इग्नोर किया। यानी कि अगर ये मुसलमान मिनिस्टरों के पास जाके कहें ना, उन प्रोविंसेस के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं उनसे कहें कि हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा, तो मिनिस्टर्स हरगिज़ इनकी बात नहीं सुनेगा, हिंदूज की सुनेगा। वैसे ही कोई भी फरमाइश अगर ये लेके जाएंगे मिनिस्टरों के पास तो मिनिस्टर्स इनकी नहीं सुनेंगे, उल्टा और इनको तकलीफ पहुंचाएंगे मुसलमानों को। ठीक है, विच क्रिएटेड डिस्ट्रस्ट एंड दी स्ट्रेथन्स मुस्लिम डिमांड फॉर द सेपरेट होमलैंड। और मुसलमानों को इस चीज़ ने एहसास दिला दिया कि वो अब ट्रस्ट नहीं कर सकते अपनी गवर्नमेंट में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गवर्नमेंट में हिंदूज ही आएंगे और हिंदूज उनके साथ बुरा सलूक करेंगे। इसीलिए मुसलमानों का जो अलग मुल्क बनाने की जो ख्वाहिश है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, यानी कि स्ट्रेथन मीन्स ज़्यादा स्ट्रांग होगी उनकी अलग मुल्क बनाने की ख्वाहिश। नेक्स्ट हेडिंग आती है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही आएगा। आपने बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या किया कि प्रोविंसेस की गवर्नमेंट को पावर्स ज़्यादा दे दी, जिसके अंदर क्या होता था कि प्रोविंसेस के अंदर भी इलेक्शन सिस्टम का प्रोसेस ईजाद कर दिया गया, बना दिया गया, ताकि प्रोविंसेस के अंदर भी लोग वोट लेके जाके गवर्नमेंट के इदारों में बैठ सकें। ठीक है, मुस्लिम हैड सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड द मुस्लिम लीग वाज रेडी टू पार्टिसिपेट। अब जाहिर बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्शन के प्रोसेस को मेंटेन रखा, ख़राब नहीं किया, यानी कि मुसलमान सेपरेटली वोट दे सकते थे मुस्लिम लीग की पार्टी को। ठीक है, तो मुसलमानों के पास भी जो है चांस था कि वो अपने बंदों को भी प्रोविंस के इलाकों में गवर्नमेंट के इदारों में बिठा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना बुरा हो गया मुसलमानों के साथ, क्योंकि मुसलमान तादाद में कम थे, हिंदूज तादाद में ज़्यादा थे। तो जो कांग्रेस की पार्टीज थी, कांग्रेस की जो पार्टी है वो हिंदू की पार्टी है, तो ज़ाहिर बात है जो हिंदुओं की पार्टी थी कांग्रेस, उन्होंने वोट ज़्यादा जीत लिए, इसलिए उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो इन प्रोविंस के इलाकों में आके बैठना शुरू हो गए। इलेक्शन का प्रोसेस हमने बताना 1937 में इलेक्शन का प्रोसेस हुआ, जिसमें हुआ ये था ना कि जो कांग्रेस की पार्टी है वो जीत गई, यानी कि मुस्लिम लीग नहीं जीत पाई। वजह एक ही थी कि मुसलमान क्वांटिटी में कम थे, इसलिए कांग्रेस की पार्टी जीतनी थी क्योंकि वो तादाद में ज़्यादा थे। तो जो कांग्रेस की पार्टी जीती, उन्होंने क्या किया कि मेजर सीट्स जितनी थी, बड़ी बड़ी जो सीट्स थी जो कि यूपी, बिहार, मद्रास और बॉम्बे के इलाकों में थी, उन सारी सीटों पे इन हिंदू मिनिस्टर्स ने कब्जा कर लिया। करना भी था, जाहिर बात है, वोट जो उनको मिल गए थे। मुसलमानों ने जब देखा कि मेन इलाकों में जहाँ पे मुसलमानों की भी अच्छी खासी मेजॉरिटी थी, यानी कि मुसलमान भी वहाँ आम सिटीजन रहते थे, उन जगहों पे इन हिंदू मिनिस्टर्स ने कर लिया अपना कब्जा, क्योंकि उनको वोट्स मिल गए थे इन सीटों के। फिर आता है मुस्लिम लीग डिड पोरली इन इलेक्शन बिकॉज इट वॉज न्यू इन मैनी प्रोविंसेस। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुसलमान ऑफ कोर्स मुस्लिम लीग जो बनाई गई थी वो न्यू थी और बहुत से लोग मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग को इलेक्शंस में बहुत ही गंदा रिजल्ट मिला, यानी कि बहुत बुरी तरह हारी मुस्लिम लीग इस इलेक्शन में। ज़ाहिर बात है इसमें से कांग्रेस ने ही जीतना था, तो कांग्रेस जो जीती थी उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को इन इलाकों में बिठा दिया था। तो ये हुआ था 1973 के इलेक्शन के दौर में। अब यहाँ पे आपने कांग्रेस पॉलिसीज अगेंस्ट मुस्लिम, यानी कि आपने ना अब इस पे हेडिंग देनी है कांग्रेस पॉलिसीज अगेंस्ट मुस्लिम की। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की जो पार्टी थी उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि मुसलमानों को उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया और तकलीफ़ें दी। अब कौन सी तकलीफ़ें दी, क्या क्या किया कांग्रेस ने, वो सारी बातें मैंने इन 4 पॉइंट्स में लिखी है। सबसे पहला पॉइंट मैंने दिया कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को इग्नोर करना शुरू कर दिया, यानी कि मुस्लिम लीग की पार्टी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्यों? मुस्लिम लीग कांग्रेस से कहती थी कि आप हम मुसलमानों जो मुसलमान उस इलाके में रह रहे हैं और आपने जो हेड्स वहाँ पे भेजे हुए, मिनिस्टर जो भेजे हुए वोट लेके जो आए हैं, आप प्लीज़ उनसे कहें कि मुसलमानों को सपोर्ट करें। लेकिन कांग्रेस ने हर केस मुस्लिम लीग की बात नहीं सुनी, उल्टा इग्नोर करना शुरू कर दिया मुस्लिम लीग को, जिसकी वजह से नुकसान किसका होगा? मुसलमानों का होगा। क्योंकि जाहिर बात है कांग्रेस जब सुन ही नहीं रही मुस्लिम लीग की कि मुसलमानों के क्या नीड्स हैं, क्या मुसलमान चाहते हैं, कांग्रेस सुनना ही नहीं चाहती।
तो ज़ाहिर बात है फिर इस सिचुएशन पे मुसलमान यही चाहेंगे कि उनके लिए एक अलग मुल्क बन जाए। यही बात यहाँ लिखी गई कि कांग्रेस ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो मुस्लिम लीग के साथ कोऑपरेट करेगी। इसी वजह से मुसलमानों ने डिमांड रखना शुरू कर दी कि उनको एक अलग मुल्क चाहिए, और उनको महसूस होना लग गया कि कांग्रेस अब इनको इग्नोर करेगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कांग्रेस ने देख लिया कि वो ज़्यादा पावर में आ गए। तो जैसे ही वो पावर में आई, जैसे हिंदूज पावर में आ गए, तो उन्होंने अपनी वही शक्ल दिखा दी कि उन्होंने मुसलमानों के साथ दोबारा से जुल्म करना शुरू कर दिया। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन इग्नोर्ड, यानी कि कायद आज़म ने जो 14 पॉइंट्स में बताया था कि माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट होने चाहिए। अगर आपने कायद आज़म के 14 पॉइंट्स नहीं देखे, यहाँ टॉप पे मैं इस वीडियो का लिंक लगा दूँगी, लाजमी देख लें, वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है, पेपर में अक्सर आता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी मौजूद जो माइनॉरिटीज़ की राइट्स हैं वो भी इग्नोर किए, और कायद आज़म के 14 पॉइंट्स में भी माइनॉरिटीज़ के राइट हैं वो भी इग्नोर किए। यानी कि एक तरह से जो ये कांग्रेस है ना, अपनी पावर का हर तरह से गलत फ़ायदा उठाने लग गई, और उन्होंने माइनॉरिटीज़ के राइट्स को भी इग्नोर कर दिया। माइनॉरिटीज़ मीन्स वो लोग जो तादाद में कम होते हैं, जैसे कि मुसलमान हिंदू के कंपेयरिंग तादाद में बहुत कम थे इंडिया की लोकेशन में, तो ये हो गया माइनॉरिटीज़। मेजॉरिटी का मतलब है ज़्यादा तादाद वाले लोग, माइनॉरिटीज़ मीन कम तादाद वाले लोग। तो माइनॉरिटीज़ के राइट्स इन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिए। इसका मतलब ये है कि जो मुसलमान जो माइनॉरिटी थे, जो प्रोविंसेस के इलाकों में रह रहे थे, उधर कांग्रेस ने कम्प्लीटली इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। यानी कि मुसलमानों के जो मेन राइट्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के अंदर जॉब मिलना, तालीम हासिल करना, इन सब चीज़ों पे कांग्रेस ने मुसलमानों को तकलीफ़ देना शुरू कर दी। समझ ने कुछ ऐसा किया ना कांग्रेस ने, कि कांग्रेस ने जो हिंदू की पार्टी, उन्होंने मुसलमानों को गवर्नमेंट के जॉब्स में भी आने नहीं दिया, और अपनी जो तालीम है मुसलमानों की वो भी इनको नहीं लेने दी, उल्टा तकलीफ़ देना शुरू कर दी कि आप हिंदू की तालीम लें। अब कोई भी मुसलमान हिंदू की तालीम क्यों लेना चाहेगा? ठीक है, तो यही चीज़ जो है इन कांग्रेस की पार्टी ने करी थी मुसलमानों के साथ। पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है एक दूसरे के साथ फ़र्क करना। लॉ के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को मना किया जाता है, यानी कि लॉ इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि आप किसी भी इंसान को उसकी शक्ल की वजह से, उसकी जेंडर की वजह से कि वो मर्द है या औरत है, या किसी भी रीज़न से फ़र्क करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया, यानी कि मुसलमानों को बहुत डिफरेंट ट्रीट किया जा रहा था हिंदूज़ के कंपेयरिंग। यहीं से अंदाज़ा हो रहा था कि कांग्रेस अपनी ताकत में आके क्या क्या जुल्म करना शुरू कर देती है मुसलमानों पे। तो आपने बताया कि मुस्लिम्स वर एक्सक्लूडेड, यानी कि उनको निकाल दिया गया हर इंपॉर्टेंट पोजीशन से इन दी प्रोविंस गवर्नमेंट, यानी कि प्रोविंस के इलाके में जो गवर्नमेंट में सीटें रखी गई थी मुसलमानों की, उन सीटों पे भी मुसलमानों को नहीं आने दे रहे थे। ये कांग्रेस की पार्टी, एक्सक्लूड कर दिया गया था मुसलमानों को, यानी कि निकाल दिया गया था उन तमाम पोजीशनों से जो कि गवर्नमेंट में इनकी ऑलरेडी रखी गई थी। बट इन्होंने, कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई और मुसलमानों को साइड पे कर दिया। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले से ही बताया गया था कि प्रोविंस में भी मुसलमानों की सीट्स होंगी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और उन सीटों से भी मुसलमानों को हटा दिया जिन सीटों से हटाना बनता भी नहीं था। फिर आता है कल्चर एंड दी रिलीजियस नेगलेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो कल्चर है, मुसलमानों का जो रिलीजन है, उसको भी कांग्रेस ने निगलेक्ट कर दिया। यानी कि कांग्रेस ने क्या किया, हिंदू के कल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया, और मुसलमानों की ज़बान, लैंग्वेज, मुसलमानों की जो एजुकेशन है, और मुसलमानों का जो रिलीजन है इस्लाम, इन सब चीज़ों को कांग्रेस ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। समझ लें कांग्रेस ने पूरी कोशिश की मुसलमानों की आइडेंटिटी को ही ख़त्म करने की। जब वो पावर में आ गई, जब वो मिनिस्टर्स बन गए, इफेक्ट्स ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स ऑन द मुस्लिम। फिर हमने बताना है कि इन कांग्रेस मिनिस्टर्स का क्या असर पड़ा मुसलमानों पे। ठीक है, दोबारा से जो बातें हमने ऊपर पढ़ी हैं वो बातें दोबारा से लिखनी है। तो अपने हेडिंग देनी है यहाँ पे लॉस ऑफ ट्रस्ट की, कि जो मुसलमान जो थे ना, उनका कांग्रेस की पार्टी पे कम्प्लीटली ट्रस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि मुसलमानों को दिख क्या था कि जो कांग्रेस की पार्टी है वो हिंदूज़ की पार्टीज़ है, और वो बिल्कुल हिंदूज़ को सपोर्ट करेगी, मुसलमानों को नहीं करेगी। क्योंकि ऑफ कोर्स हमने ऊपर देख लिया था कि किस तरह से कांग्रेस जब इलेक्शन जीत के मिनिस्टर्स बन गए, इनके लीडर्स, तो देख रहे हैं कि कितना बुरा उन्होंने सलूक करा मुसलमानों के साथ। फिर हमने बताना है कि फियर ऑफ हिंदू डोमिनेशन ग्रीव, और मुसलमानों को इस चीज़ का डर लग गया कि हिंदू जो है हम पे डोमिनेट करेंगे, यानी कि हम पे बेतहाशा अपना रोब दबाएंगे, हमें कहेंगे, मतलब समझ लें कि एक मुसलमान आज़ादी से भी इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी जी ही नहीं पा रहा था। जैसे कि अभी हम रोज़ा रख रहे हैं, अभी हम नमाज़ पढ़ रहे हैं आज़ादी से, उन सब से भी
जो है मुसलमान डर डर के रहना शुरू किया, डर डर के नमाज़ पढ़े थे छुप छुप के हिंदू से बच बच के, क्योंकि हिंदूस जो है छोड़ ही नहीं रहे थे मुसलमानों को, उनको ज़बरदस्ती तकलीफ़ दे रहे थे। ये चीज़ हुई। फिर आगे आता है स्ट्रेथनिंग दी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग गेंड पोलिटिकल इम्पोर्टेंस एज द प्रोटेक्टर ऑफ द मुस्लिम राइट। जो मुस्लिम लीग थी ना, उन्होंने इस सिचुएशन के बावजूद भी मुसलमानों के हक़ में बार बार आवाज़ उठाई और मुसलमानों के राइट्स प्रोटेक्ट करने की बड़ी कोशिश की इस मुस्लिम लीग ने। डिमांड फॉर सेपरेट होमलैंड। मुस्लिम बिगेन टू थिंक अबाउट अ सेपरेट नेशन वेयर दे कुड प्रोटेक्ट देयर राइट्स। आपने बताना है कि जो मुसलमान है ना, उन्होंने इसी हरकत की वजह से, जो इस कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने करी, यानी कि कांग्रेस के मिनिस्टरों ने जो करी हरकत, उसी की वजह से मुसलमानों ने सेपरेट नेशन की डिमांड बढ़ा दी। अगर कांग्रेस के मिनिस्टर ये हरकत ना करते शायद पाकिस्तान बनता ही ना, लेकिन मुसलमानों ने इस चीज़ का एहसास कर लिया कि हिंदू जैसे ही पावर में आते हैं तो हमारे बारे में सोचना छोड़ देते हैं, हम मुसलमानों के सारे राइट्स ही ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास हो गया कि वो लोग हिंदूज़ के साथ हरगिज़ नहीं चल सकते, उनको एक अलग मुल्क की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ लिखी गई ताकि इनके राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें। Political awareness. Muslims became more politically active and united under the league. अब जो कुछ भी इन हिंदूज़ ने किया मिनिस्टर बनने के बाद, जो मुसलमान वोट भी नहीं दे रहे थे मुस्लिम लीग को, या जो मुसलमान पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ही नहीं थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की पार्टी जीती और उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया मुसलमानों पे, तो वो मुसलमान भी अब मुस्लिम लीग के साथ जुड़ गए। ये बात मैं बताना चाह रही हूँ कि इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मुसलमान जो थे मुस्लिम लीग के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गए और पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव हो गए। ठीक है, इससे ये फ़ायदा हुआ ना आखिर में कि पाकिस्तान भी आसानी से बन गया, क्योंकि ऑफ कोर्स सारे मुसलमानों पे जो पॉलिटिक्स में पहले इन भी नहीं थे, पॉलिटिक्स में घुसे हुए भी नहीं थे, उन पे जब जुल्म हुआ ना मिनिस्टरों की वजह से, तो उनको एहसास हो गया कि हमें मुस्लिम लीग की साइड पहले ही ले लेनी चाहिए थी। अगर उनको वोट दे देते, क्या पता हमारे हेड मुसलमान बनते, तो हमारी भी गलती थी। इसलिए उन्होंने एहसास किया कि हम मुस्लिम लीग का साइड देते हैं ताकि हमारे लिए जल्द से जल्द पाकिस्तान बनाया जा सके जहां हम आज़ादी से सुकून के साथ रह सकें। ये बात यहाँ बताई जा रही है, एक लाइन में बताइए, बट मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री लंबी बता दी। कंक्लूजन जो ऊपर पढ़ा है वो दोबारा से शॉर्ट करके कंक्लूजन में लिख देना है। खुदा हाफिज़।